नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। चलिए तो प्लांट लाइफ से स्टार्ट करेंगे। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में परिवहन। ठीक है, तो देखो पार्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स में कितना कितना ज़रूरी मटेरियल है, उस हिसाब से वीडियोस आएंगी और उस तरीके से हम प्लांट लाइफ को अपना फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आज का पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? पौधों में परिवहन का मतलब क्या है? देखो, पौधों में परिवहन का मतलब जो भी जो अब देखो, जैसे हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में हमारे सप्लाई होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो यही चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, किसका? वाटर का, मिनरल्स का, सारी चीज़ें। इसी तरह से प्लांट्स की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका? वाटर का, मिनरल का, ठीक है। जो भी फूड बन रहा है, जो भी फूड फूड खाते तो है नहीं प्लांट्स, वो खुद ही अपना बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, राइट, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं। तो जो भी सारा ये सारा आपके सब्सटेंसेस हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट्स में होता है, और वो कैसे कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पानी, खनिज पदार्थों का प्लांट बॉडी में परिवहन। पानी यानी कि वाटर, खनिज पदार्थ यानी कि जो भी आपके असेंशियल मिनरल्स हैं, ठीक है, और फूड आप लिख लो यहाँ पर। तो ये सब का प्लांट की बॉडी में यानी पूरे पादप शरीर में पूरा इसका ट्रांसपोर्टेशन होना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन पदार्थों का पहुंचना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परिवहन का काम है, राइट, अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये प्लांट्स में दो हमारे टिश्यूज यानी कि दो हमारे ऊतक हम कहते हैं, वो मौजूद होते हैं, जिनको हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। इन वेस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से जो भी हमारे वाटर है, मिनरल्स है और फूड है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बॉडी में किया जाता है। और ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी प्लांट बॉडी में ही प्रेजेंट आपको ये भी प्लांट बॉडी में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लूएम। हिंदी में भी लिखा हुआ है। जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है, फ्लूएम एक वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इससे दो वेस्कुलर टिश्यूज हमारी प्लांट की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। अच्छा, जाइलम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जो आपका फ्लूएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लिख लीजिए, राइट। फूड हो गया, फूड में सुक्रोज, अमीनो एसिड्स, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? जहाँ पे ये बन रहा है वहां से पूरी प्लांट की बॉडी में ये जाता है। कहाँ बन रहा है ये भी हम आगे देखेंगे। वैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने लीव्स, तो लीव्स जो है ये बनाने शनाने का काम करती हैं, ठीक है। वहीं पे ये फूड बनकर पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जाइलम में वाटर का, मिनरल्स का, सॉल्ट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? अब भाई पानी हम कहाँ देते हैं? जड़ों में देते हैं, रूट्स में देते हैं, है ना। तो वहीं से पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब आता है बड़ा पार्ट, जिसको हम कहेंगे वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, यानी कि जाइलम के थ्रू। क्योंकि अभी हमने पढ़ा जाइलम ही हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम कैसे मदद कर रही है और कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, ये जैसे प्लांट है आपका, इसकी जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, रूट्स दिखाई दे रहे हैं, रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, सब कुछ दिखाई दे रहा है।
तो ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पौधे की जड़ें यानी कि रूट्स ऑफ प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ठीक है। इन जड़ों के पास रूट हेयर होते हैं जो रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अवशोषण के लिए यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए। वहां से वाटर एक्सेट्रा यानी कि वाटर सॉल्ट्स मिनरल्स जो भी हो गए ऊपर स्टेम, ऊपर यानी कि तना लीव्स तक जाता है, ठीक है। सॉइल से रूट जाइलम वेसल और फिर ऊपर चला जाता है। देखो ओके, यानी कि अभी देखते हैं हम क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमने पानी दिया जड़ों में, हमने पानी दिया, जड़ों में रूट हेयर मौजूद होती हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स हैं, रूट हेयर हैं। वो रूट हेयर क्या करती हैं, रूट हेयर उस पानी को अवशोषण उसका करती हैं यानी कि एब्जॉर्ब करती हैं। उस पानी को रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। रूट्स ने जब उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद पानी जो है ऐसे 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 करके ऊपर स्टेम में चला जाता है, लीव्स में चला जाता है, इन सब में चला जाता है, ठीक है। सिंपल इतना है काम, इतना सा काम है। और ये जा कैसे रहा है, इसको जाइलम लेकर जा रहा है। जाइलम क्या है, टिश्यू है एक, है ना, हमने पढ़ा था। तो जो ले जाने का काम कर रहा है वो जाइलम कर रहा है। जाइलम ट्यूब के अंदर, है ना, जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। ये काम है। अच्छा, अब एक चीज हमें देखनी है, यहाँ पर दो तरीके के प्रेशर लगते हैं ये काम होने में। एक होता है रूट प्रेशर और एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अच्छा, अब ये रूट प्रेशर क्या है पहले ये देखेंगे। रूट प्रेशर मतलब वो रूट्स में लग रहा है ना, वो रूट्स में लग रहा है। अभी ट्रांसपिरेशन पुल की हम बाद में बात करेंगे, रूट प्रेशर की बात करेंगे। देखो, जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं यानी कि जड़ें जब पानी को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो प्रेशर लगाती हैं, ठीक है। प्रेशर लगाती हैं जिससे पानी ऊपर चढ़ना शुरू करता है, ठीक है, जाइलम की मदद से। सिंपल, बस इतना ही आपको याद रखना है। रूट प्रेशर जो है रूट्स में लग रहा है, क्यों लग रहा है, ताकि पानी जो है जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ना शुरू करे, ठीक है। रूट्स के सेल्स में लगता है, और डीप अगर हम जाए तो रूट्स के सेल्स में लगता है। वाटर रूट से लीव्स में जाता है दूसरे फोर्स से, और वो फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल। यानी कि अभी हमने रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी और ऊपर चढ़ाना शुरू किया, यहाँ तक रूट प्रेशर काम आया। अब जब वो ऊपर चढ़ रहा है, जब वो पानी ऊपर चढ़ रहा है स्टेम के थ्रू, है ना, तो जो जाइलम उसको पानी को ऊपर लेके जा रहा है ना, राइट, समझ रहे हो। अब जाइलम उस पानी को ऊपर लेकर जा रहा है, तब जो है जो प्रेशर लग रहा है, जो पुल की जरूरत पड़ रही है, यानी कि देखो हम यहाँ क्यों कह रहे हैं कि एक खिंचाव की जरूरत पड़ रही है, एक पुल की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक खिंचाव की जरूरत पड़ेगी। पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, पानी ऊपर आए ताकि, है ना, तो वो पुल हो रहा है, वो पानी पुल हो रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ लग रहा है। इसको ट्रांसपिरेशन पुल क्यों कहा है, इसको हम समझेंगे अभी नेक्स्ट अपनी स्लाइड में कि ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो, प्लांट में हमारे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, का ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिस वजह से एक पुल नीचे से, एक पुल यानी कि ऊपर से एक पुल होता है, एक खिंचाव आता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। वो पानी ऊपर चढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता रहता है, जिससे पानी की कमी भी होती रहती है। पानी की कमी हो रही है तो पानी चाहिए होगा, अब पानी चाहिए तो भाई खींचना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, अगर हम मोटा मोटा समझें तो इसको हम सक्शन पुल भी कहते हैं, लिख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम समझें इसको, तो ये रूट हेयर है, यहाँ पे पानी, इस रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब किया और पानी यहाँ से अंदर ऐसे 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 चला गया, ठीक है। और ये जो रेड में मैंने शो किया हुआ जाइलम है, तो जाइलम के थ्रू पानी आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद, इसको इतना आपको बस पता होना चाहिए, ये थोड़ा डायग्राम।
अच्छा, अब क्या हुआ, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया पानी को, ठीक है। अब ऊपर चढ़ेगा जाइलम की हेल्प से। तो अगर हम बात करें, ये मैंने लीफ बनाई है, ठीक है, और ये जो बनाया है ये है आपका जाइलम, है ना, ये जाइलम है। और जाइलम के अंदर मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी के अणु जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो मैंने शो किए हैं ब्लू कलर में। पानी जो है ये जाइलम के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ से जाते हैं और लीव्स में वो चले जाते हैं। लीव्स में उनका जाना जरूरी होता है क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ना। अच्छा, खाना बन रहा होता है वहां पर क्योंकि। अच्छा, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इस तरह से ट्रांसपीरेशन पुल यानी कि खिंचाव पैदा हुआ और पानी ऊपर चढ़ गया, लीव्स तक पहुंच गया, ठीक है। ये आपका एक, दोनों मैंने आपको फोर्स समझाया है यहाँ पर, मेन जो आपका काम है। अच्छा, अब हम एक चीज और समझेंगे कि पानी जब यहाँ पे आ गया, लीव्स में पानी एंटर कर गया, लीव्स में पानी एंटर कर गया, वहां पर पानी जो है लीव्स के सेल्स में पहुंच जाता है और वहीं पर पानी अपने गैशियस फॉर्म में आ जाता है। लिख लीजिए, वहीं पे पानी अपने वेपर फॉर्म में आप कह सकते हो आ जाता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में पानी आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि बाहर भी पानी जो है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में पानी आपका वेपर फॉर्म में रहता ही है ना, पानी बाहर आपके वेपर फॉर्म में रहता ही है वातावरण में। जब वातावरण में पानी कम हो जाता है यानी कि गैशियस फॉर्म में जब पानी कम हो जाता है, वेपर फॉर्म में पानी कम हो जाता है वातावरण में, तब जो है लीव्स क्या करती हैं, ये जो आपका पानी है जो वेपर फॉर्म में लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वो इस पोर्शन से बाहर आ जाता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है। स्टोमेटा कहाँ है, आपके लीव्स के नीचे वाले सरफेस पर, है ना, वहां से जो है पानी, वेपर वाला पानी बाहर आता है, ठीक है। तो यानी कि लीव्स से पानी का हो रहा है लॉस। क्या हो रहा है, लीव्स से पानी का लॉस हो रहा है ना, स्टोमेटा के थ्रू। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। ट्रांसपीरेशन क्या है, इसी तरह से जैसे ये लॉस हुआ, पानी का लॉस हुआ, है ना, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू लॉस हुआ। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं हम रंध्र, लिख लीजिए रंध्र, है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी अभी रंध्र कैसे लिखते हैं, वेट कीजिए थोड़ा। तो स्टोमेटा के थ्रू पानी जो है बाहर आ जाता है, लॉस हो जाता है पानी का, ठीक। तो यही आपका ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कहलाता है, राइट, ओके। यहां पर लिखी हुई है डेफिनेशन, पौधों द्वारा पानी का वाष्पीकरणीय नुकसान जो ज्यादातर पत्तियों में रंध्र के माध्यम से पूरा होता है। रंध्र, है ना, रंध्र इसे कहते हैं। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स विच इज मोस्टली अकॉम्प्लिश्ड थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। सिंपल, यानी कि स्टोमेटा की मदद से पानी का जो लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, तो मतलब आप, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस तरह अब हमने देखा कि पानी यहाँ से निकल गया बाहर, है ना, तो यहाँ पर पानी, अब यहाँ पर पानी की जब कमी हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ से लॉस हो रहा है, तो भाई यही लॉस जो है, यही लॉस जो है क्या करता है, यही लॉस, आप एक तरह से कह सकते हो कि यही लॉस मजबूर कर रहा है कि एक पुल पैदा करे, खिंचाव पैदा करे, ताकि पानी जो है नीचे से ऊपर आए। पानी यहाँ से फिर ऊपर आएगा, फिर ये प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा, है ना। तो ये हो रहा है मेनली। चलिए, अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन को। तो टेम्परेचर हो गई, लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी, विंड, सरफेस एरिया भी होता है, लिख लीजिए। तो देखो क्या होता है, टेम्परेचर बाहर जितना, वातावरण में जितना गर्म
आपका टेम्परेचर है, जितना हॉट टेम्परेचर है आपका एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि उतनी जल्दी ही जो पानी है बाहर, जो पानी है वो वेपर में जो है कन्वर्ट होके ऊपर उड़ेगा, है ना। उतनी ही जल्दी वो वेपर में उड़ता चलेगा, और जो है पानी जो है आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीव्स से बाहर आएगा, ताकि वातावरण में पानी की कमी ना हो। ठीक है, विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ही ज़्यादा वेपर जो है जल्दी जल्दी ऊपर भागेगा, है ना। तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, विंड बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है ना, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। लीव्स का सरफेस एरिया अगर हम देखें, जितनी बड़ी लीफ है उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ह्यूमिडिटी ऑपोजिट है थोड़ा, कि ह्यूमिडिटी मतलब अगर बाहर बाहर अगर वेपर ज़्यादा है तो फिर पानी का लॉस नहीं होगा ना। फिर पानी का लॉस क्यों होगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, यानी कि लीव्स से पानी क्यों बाहर आएगा? अगर पानी एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में, यानी कि है भरपूर, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में है बाहर, तो ज़रूरत नहीं है ट्रांसपिरेशन की, है ना। तो ये चीज़ होती है। लाइट, है ना, लाइट, ये से भी जो है टेम्परेचर, ट्रांसपिरेशन आपका बढ़ेगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्लूएम में परिवहन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। देखो, जैसे जाइलम में अगर हम कहें, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में करता है, यानी कि रूट से वो पानी ऊपर ले जाता है, यूनी डायरेक्शनल उसका फ्लो रहता है पानी का, है ना। जाइलम, अगर हम बात करें जाइलम के थ्रू, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर हम फ्लूएम की बात करें, तो फ्लूएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। खाना बनता है लीव्स में, वो किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे रूट्स में जाता है खाना, ऊपर लीव्स में, स्टेम में, है ना, हर जगह जो है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट फ्लोएम में हो रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जाइलम में वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। जाइलम में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जहां फूड अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, जहां फूड आपका बनता है वो सोर्स कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स में जो है फूड बन रहा है, और वहां से जो है फूड चलना शुरू करता है अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो जगह जो हो गई वो हो गई सोर्स। और जहां तक जाता है, जहां लास्ट पहुंचता है, वो हो गई सिंक। यानी कि फूड जो है मेनली क्या होता है, लीव्स से बनकर रूट्स तक पहुंचता है, तो रूट्स आपकी यहाँ पर सिंक हो गई, है ना। पर ये चेंज भी होते रहते हैं, कई कई बार ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है रूट हमेशा ही सिंक रहेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होती, तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वहां से खाना जो है ऊपर जाता है, तो उस केस में रूट्स आपके क्या हो गए, सोर्स हो गया, रूट जो है आपका सोर्स हो गया, है ना। तो इस तरह से है, आपको एक थोड़ा सा बस इतना ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ, पर जो लिखा हुआ है वो ज़रूरी है। दिन में ट्रांसपिरेशन इंक्रीज रहता है, हाई रहता है। ट्रांसपिरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट भी देता है, पानी का लॉस होगा वहां से तो कूलिंग इफेक्ट देगा। अच्छा, गटेशन एक आपका पॉइंट है। गटेशन क्या होता है भाई, वाटर का लॉस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, लीव्स के एजेस, यानी कि कोने कोने पर जो है, जो आप देखते हैं ना इस तरह से, तो वो, एक सेकेंड, है ना, इस तरह से जो टिप्स पर या फिर एजेस पर जो पानी की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, वो उस तरीके का जो लॉस होता है वो गटेशन कहलाता है। ठीक है, और ये हम ज्यादातर सुबह सुबह देखने को हमको मिलता है ना, या फिर कह लो अब रात में देखने को मिलता है, राइट। तो गटेशन, अब ये चीज भी याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रांसपिरेशन का है। एक और स्लाइड देख लेते, इसमें रंध्र के बारे में, यानी कि स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसको जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, जब पानी बाहर निकल रहा है लीव से, हम कहते हैं ना पानी बाहर निकला स्टोमेटा के थ्रू,
कब क्या हो रहा है और किस तरह से स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है ना, वो सारा प्रोसेस हमें देखना है यहाँ पर। देखो, तो स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग से, यानी कि स्टोमेटा जब खुलता है, स्टोमेटा कब खुलता है और स्टोमेटा कब बंद होता है, तो ये दोनों ही चीज देखनी है। अब देखो, जैसे यहाँ पे स्टोमेटा बनाया हुआ है मैंने, है ना, ये स्टोमेटा है, और ये जो साइड में है ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं, है ना। अच्छा, चलो इसको हटा देते हैं एक बार। इस तरह से आपका कुछ स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, और साथ में ये आपके इनके ये सेल्स होते हैं कुछ। अच्छा, अब क्या हुआ, क्या होता है, ये जो सेल्स है ना, ये जो है, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका, गार्ड सेल्स, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है ना, राइट, तो गार्ड सेल्स यानी कि रक्षक कोशिका, और उसके अराउंड प्रेजेंट होती हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ना कि स्टोमेटा हम कब कहते हैं कि कब खुला हुआ है, स्टोमेटा कब खुला हुआ है, हम ये कब कहते हैं, जब स्टोमेटा के अंदर पानी कम होता है। स्टोमेटा यानी कि आप ये लगाओ, ये जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर जो है पानी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है, लॉस हो जाता है पानी का, है ना, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में, है ना, जब बहुत धूप है या बहुत तेज हवा है, या इस तरीके की प्रोसेस हो रहे हैं, इवेपोरेशन काफी हो, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, काफी हो रहा है ना, लॉस ऑफ वाटर, तो थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि पानी की मात्रा जो है गार्ड सेल्स में कम हो जाती है ना। अब कम हो गई तो पानी चाहिए उसे, अब पानी चाहिए तो क्या होता है, पानी एंटर करता है। पानी कहाँ से एंटर करता है? जहां से भी आए, पानी ऐसे यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो इसकी सब्सिडियरी सेल्स हैं, जो इसके अराउंड मौजूद हैं, वहां से पानी जो है गार्ड सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी गया तो सेल्स जो है वो फूल जाते हैं, एक तरीके से हम कहें टर्जिड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं बिल्कुल। टर्गर प्रेशर एक पूरे अपना गार्ड सेल्स, जैसे ये गार्ड सेल है ना, ऐसे ऐसे प्रेशर देते हैं, पूरा एक टर्गर प्रेशर भी जनरेट होता है, क्योंकि भाई ये पानी बिल्कुल भर गया है उनके अंदर, है ना, तो यानी कि टर्जिडिटी आ गई है उनके अंदर, बहुत कड़क हो गए हैं अब वो पानी से भरे हुए हैं, है ना। तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर जो हमारे जो स्टोमेटा है वो कैसी शेप ले लेते हैं, तो जो इसका बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो है बल्ज हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और मोटा हो जाता है। वाला पोर्शन है ना, ये एक क्रीसेंट शेप ले लेता है, यानी कि अर्धचंद्राकार का आकार ये अपने अंदर ले आता है। तो इस तरीके की कुछ हमारी शेप बन जाती है स्टोमेटा की, और स्टोमेटा हमारा खुल जाता है, गार्ड सेल्स की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है, कब हुआ, गार्ड सेल्स कब खुले, मेनली ये दिन के टाइम पे खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है दिन के टाइम पर, तो पानी बाहर से अंदर आता है, तो ये खुल जाते हैं, ठीक है, राइट। अब जो है क्लोज का, इसका ऑपोजिट बिल्कुल क्लोजिंग में होता है कि भाई अब पानी जो है भरा पड़ा है, पानी गार्ड सेल्स में ज़्यादा हो जाता है, तो पानी को बाहर आना होता है। जब पानी बाहर आएगा तो सेल्स दोबारा पिचक जाएंगे और अपनी वही शेप को वापस ले लेंगे, दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, वो ओरिजिनल शेप में अपनी वापस आ जाते हैं, ठीक है, और वापस से वैसी ही शेप ले लेते हैं। जो भी इन्होंने क्रीसेंट शेप और बल्जिंग शल्जिंग जो भी हो रही थी ओपनिंग के टाइम पर, वो सब खत्म होकर दोबारा अपनी प्लेन से स्टोमेटा बन जाते हैं, ठीक है। यहां पर ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है। पर आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जिस तरह से मैंने ये बताया ना कि पानी अंदर गया और स्टोमेटा खुल गया, आपको ये चीज याद रखनी है कि स्टोमेटा पहले से नहीं खुला हुआ था, स्टोमेटा बंद था। पानी जो है, पानी अंदर गया, सब कुछ हुआ, स्टोमेटा फूला, टर्जिड हुआ, ठीक है, टाइट हुआ, सब कुछ हुआ।
उसके बाद क्या होता है कि ऐसी शेप ले लेता है अपनी क्रीसेंट शेप और थोड़ा सा बाहर को निकल जाता है। तो उसके बाद स्टोमेटा हमारा खुल जाता है। ठीक है, स्टोमेटा खुल गया। अब जो है क्या होगा, डे टाइम में स्टोमेटा खुल गया है ना, डे टाइम में स्टोमेटा खुल गया, क्योंकि डे टाइम में ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है, हाई होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है भाई, गैशियस एक्सचेंज होता है, तो स्टोमेटा को खुलना होता है, वहाँ से पानी का भी एक्सकेप होता है फिर, है ना, क्योंकि भाई ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी बाहर भी निकलेगा। तो पानी बाहर निकलता है, डे टाइम में पानी बाहर निकल रहा है ना, पानी बाहर निकल रहा है। उसके बाद सेल्स जो है आपके पिचक जाते हैं, तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्टोमेटा जो है आपका कब खुलता है और कब बंद होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आपको मेनली ये याद रखना है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा मेनली अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद बंद हो जाता है, रात में वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक, जब वो खुला होता है तो शेप कैसी होती है ये आपको याद रखना है। सेल्स टर्जिड होते हैं उस टाइम पर, क्योंकि पानी भरा होता है उनमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पानी बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद फिर क्या होता है, सेल्स दोबारा पिचक जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, ये आपको इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ज़्यादा इसमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ लास्ट में ये देखेंगे कि 3 फोर्सेस हैं जो ट्रांसपिरेशन में आपके काम आती हैं। देखो क्या होता है, जब पानी ऊपर, ये हमारे जाइलम है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, 3 तरीके के फोर्सेस लगते हैं जब पानी ऊपर चढ़ता है। एक कोहेजन, अडहेशन और सरफेस टेंशन। कोहेजन क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ रहा है या पानी जो भी जाइलम में है, तो कोहेजन फोर्स क्या होता है, जो पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी और पानी के बीच में लगता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये पानी और ये ऐसे ऐसे है, तो इनके बीच में जो भी फोर्स है वो कोहेजन फोर्स है। अडहेशन फोर्स क्या होता है, जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, और जो ये दीवार से आपको दिख रही है, जो सरफेस दिख रहा है, पोल का सरफेस दिख रहा है, तो इस मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में जो, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इस ये बीच में, है ना, इसको हम कहते हैं अडहेशन। और सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है भाई, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, अब क्या हो रहा है, जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, पर ये जो बाहर के हैं, आउटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, ये तो बाहर निकलेंगे, बाहर भागेंगे, तो ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं ये फोर्स अपनी तरफ इनको अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपस में अट्रैक्शन होता है इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ताकि ये इकट्ठे रह सके, तो उस फोर्स को, उस टेंशन को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के फोर्सेस आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट आपको एक और याद रखना है कि भाई जब रूट से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और पानी फिर आगे की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पे प्रोसेस जो काम आता है वो ऑस्मोसिस का आता है। कौन सा आता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस का रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।